कल आप लोगों को इंडेक्सिंग के दो भाग, डायरेक्ट इंडेक्सिंग और प्लेन इंडेक्सिंग के विषय में बताया गया था। आज इसका तीसरा पार्ट, कंपाउंड इंडेक्सिंग। कंपाउंड इंडेक्सिंग के विषय में बताते हैं हम। आपको जैसा कि बताया गया है कि डायरेक्ट इंडेक्सिंग में वो भाग ही डिवाइड होंगे जिनका भाग डायरेक्ट इंडेक्स प्लेट में स्थित छिद्रों में चला जाए, छिद्रों की संख्या से डिवाइड हो जाए। और सिंपल इंडेक्सिंग में कहीं ज़्यादा हम भाग में से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ भाग ऐसे होते हैं जो सिंपल इंडेक्सिंग से भी डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 51 है, 63 है, जैसे 51 है, 63 है, 87 है इत्यादि। तो इन भागों को डिवाइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड इंडेक्सिंग। कंपाउंड इंडेक्सिंग को इस तरह भी समझ सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो माना दरअसल कंपाउंड इंडेक्सिंग होती क्या है, पहले आप इसको समझ लें। कंपाउंड इंडेक्सिंग में क्या होता है, जब सिंपल इंडेक्सिंग से जो नंबर विभाजित नहीं होते हैं उनके लिए हम कंपाउंड इंडेक्सिंग करते हैं। और कंपाउंड इंडेक्सिंग में हम दो होल सर्किल चुनते हैं। जैसे सिंपल इंडेक्सिंग में आपको बताया गया कि 40/n का फार्मूला लगा के और इसको डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन जो संख्याएं 40/n से नहीं हो पाती हैं उनके लिए हम कंपाउंड इंडेक्सिंग करते हैं। कंपाउंड इंडेक्सिंग में होता क्या है कि हम एक इंडेक्सिंग ना करके बल्कि दो इंडेक्सिंग करते हैं। हम एक ही प्लेट में दो होल सर्किल चुनते हैं और उनमें प्लस या माइनस में दोनों होल सर्किल में इंडेक्सिंग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। माना 15 होल सर्कल में 4 होल, मतलब 15 होल सर्किल प्लेट में हमने 4 होल लिए क्लॉकवाइज। फिर हमने उसी होल मतलब उसी प्लेट में क्रैंक को सेट किया 20 होल सर्किल में, 20 होल सर्कल। इसमें हमने लिए मान लो 3 होल क्लॉकवाइज ही। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दोनों का चूंकि क्लॉकवाइज है इसलिए दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 4/15, 4 होल लिए 15 में, प्लस 3/20, 3 होल 20 में, तो ये आएगा 5/12। अब हम इस 5/12 को देखते हैं कि कितने भाग में ये डिवाइड होगा। अब आपको ये पता है चूंकि वर्म के 40 चक्कर में कार्य घूमता है 1 चक्कर, ठीक है। इसलिए 1 चक्कर में कार्य घूमेगा 1/40 चक्कर।
इसलिए 5/12 हम यहाँ से ले रहे हैं। 5/12 चक्कर हुए थे। 5/12 चक्कर में कार घूमेगा 5/12 इंटू 1/40 बराबर 5/480 बराबर, इसको कट करेंगे तो 5 से कटते हैं, 5 एकम 5 और तो 380, ये 1/96 आ रहा है। मतलब हम इस इंडेक्सिंग द्वारा, कंपाउंड इंडेक्सिंग में अगर हम 15 होल सर्किल में 4 होल लें और फिर उसी प्लेट पे 20 होल सर्किल में 3 होल लें तो हम कार्यखंड को 96 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 96 डिवीजन हम इसके कर सकते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आप मान लो 15 होल सर्कल में 6 होल, क्लॉकवाइज, और फिर उसी प्लेट में हम 20 होल सर्कल में ले लेते हैं 3 होल। ये हम एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में ले लेते हैं। अब क्या होगा, इनको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6/15, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में लिया इसलिए माइनस कर देते हैं 3/20। ये आपका आ जाएगा 60, 24 माइनस 9। बराबर 15/60 या 1/4 चक्कर। मतलब आपने जो 15 होल सर्किल में 6 होल क्लॉकवाइज लिए, फिर 20 होल सर्किल में 3 होल एंटी क्लॉकवाइज लिए, तो आपका चक्कर कंप्लीट हुआ 1/4। और जैसा कि आपको बताया गया है कि वर्म के 40 चक्कर में कार घूमता है 1 चक्कर, इसलिए 1 चक्कर में कार घूमेगा 1/40 चक्कर। इसलिए 1/4 चक्कर में 1/4 चक्कर में कितना घूम जाएगा, 1/4 इंटू 1/40 बराबर 1/160। इस तरह आप जो है इस कार्यखंड को 160 भागों में विभाजित कर सकते हैं इस कैलकुलेशन द्वारा। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कंपाउंड इंडेक्सिंग की प्रक्रिया, ये करते किस तरह से हैं। ये थोड़ा कठिन प्रक्रिया है, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम करते हैं आवश्यक भागों की संख्या का गुणनखंड। आवश्यक भागों की संख्या का गुणनखंड। आवश्यक भागों की संख्या मतलब हमें जितने भाग में डिवाइड करना है उनका फैक्टर कर लेते हैं। फिर दूसरी चीज़ करते हैं
मानक संख्या 40, जो आपका मालूम है ना रेशियो है इसका डिवाइडिंग हेड का 40 के, इसके भी गुणनखंड करने हैं के गुणनखंड। इसके बाद तीसरी चीज आपको करनी होती है होल सर्किल के अंतर के गुणनखंड। होल सर्किल के अंतर के गुणनखंड। होल सर्किल के अंतर गुणनखंड मतलब जब हम दो होल सर्किल लेते हैं तो उन दो होल सर्किल का जो अंतर होगा, जैसे हम भी ऊपर ले रहे थे 20 और 15, तो 20 और 15 का अंतर कितना होगा 5, 5 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 × 1। इसी तरह चौथी चीज होती है, दो होल सर्किल लिए हैं, होल सर्किल प्रथम होल सर्किल की संख्या का गुणनखंड। फिर अगली चीज है द्वितीय, दूसरा दो होल सर्किल लेते हैं, द्वितीय होल सर्किल की संख्या का गुणनखंड। ठीक है, अब इनको इस क्रम में रखते हैं, हम इनकी संख्या इसको क्रम में रख दे रहे हैं, आप इससे अनुमान सही कर लीजिएगा। पहले क्या होता है, आवश्यक भागों के गुणनखंड नंबर 1 × मतलब ये चीज है, आप ये गौर करिएगा कि एक नंबर का मतलब आवश्यक भागों की संख्या का गुणनखंड इनटू होल सर्किल के अंतर के गुणनखंड। ये वाला आपका जो है होल सर्किल के अंतर के गुणनखंड 3, ये चीज ली है हमने, बटे मानक संख्या 40 के गुणनखंड, ये ले रहे हैं 2 × पहले वृत्त के गुणनखंड, ये ले रहे हैं 4 × दूसरे वृत्त के गुणनखंड 5। ठीक है, इसको इस तरह इस क्रम में रख लेंगे और इसके बाद कैलकुलेट करेंगे। हम आपको एक एग्जाम्पल के तरीके, एग्जाम्पल है किसी गियर के 87 टीथ बनाने के लिए कंपाउंड इंडेक्सिंग ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसी पे आ जाते हैं। अब इसने कहा आवश्यक भागों की संख्या के गुणनखंड, तो आवश्यक भाग क्या है आपके 87 आपको करने हैं। तो 87 के जब फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे 3 × 29। ठीक है, फिर मानक संख्या 40 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे 2 दूना 4 दूनी 8 × 5 या 40। ठीक है, ये फैक्टर निकल रहे हैं, आप गौर करिएगा। फिर है आपका होल सर्किल के अंतर के गुणनखंड। अब इसमें हम होल सर्किल जो लेंगे, होल सर्किल चूंकि एक ही प्लेट में लेने होते हैं, तो हमने मान लो ले लिया 29 और 33 होल सर्किल। आपको प्लेट में बताया गया ये प्लेट नंबर 29 33 होंगे प्लेट नंबर 2 में। ये 2 होल सर्किल लिए हमने। तो अब देखिए होल सर्किल के अंतर के गुणनखंड, होल सर्किल का अंतर क्या है 29 33 माइनस 4 करो 29 करोगे तो ये बराबर 4 अंतर आएगा, तो 4 के फैक्टर कर लेंगे। इसके बाद होल सर्किल के फैक्टर, तो इसमें चूंकि ये डिवाइड नहीं होने वाले संख्याएं हैं इसलिए 29 × 1 और इसका 33 × 1।
सॉरी ये डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू 11 कहते 33। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले के हिसाब से यहाँ रखते जाएंगे। पहला क्या है, आवश्यक भागों की संख्या के गुणनखंड। ये क्या है, 3 इंटू 29 इंटू 3 नंबर होल सर्किल के अंतर गुणनखंड 2 इंटू 2। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 2 नंबर क्या है, मानक संख्या 40 के गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। और फिर होल सर्किल अंतर के गुण, अच्छा ये हो गया आपका। तो उसके बाद 4 होल सर्किल की संख्या गुणनखंड पहली के हैं इंटू 29 इंटू 1 इंटू दूसरी संख्या के हैं 3 इंटू 11। इसको कट करें, तो ये बराबर आ गया। देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, 1/11, 5 दूना 10, 11, 110। अब इसमें एक चीज़ देखिए, जब आप ये फैक्टर्स करेंगे तो आपको ये ख्याल रखना है कि ऊपर जो है अंश में 1 आना चाहिए। अगर अंश में 1 नहीं आ रहा है, पूरा फैक्टर नहीं कट रहा है, तो फिर हम होल सर्किल चेंज कर लेंगे, दूसरे होल सर्किल में देखेंगे, मतलब 1 होना कंपलसरी है। ठीक है, अब इसको किस तरह करेंगे। अभी देखिए कि अब हमारी जो फैक्ट मतलब आ रहा है, 2 प्लेट हैं, तो वो आ जाएंगी 110/29 माइनस 110/33। 2 होल सर्किल में लिया है ना, ये संख्या में प्राप्त हुई है। अब अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 सही 23/29 माइनस 3 सही 11/33। अब देखिए दोनों में 3 कॉमन मिल गया, इसमें भी 3 है, मतलब क्या होता है 3 चक्कर पूरे क्लॉकवाइज और फिर 3, चूंकि माइनस है तो फिर हम एंटी क्लॉकवाइज 3 चक्कर चलेंगे, तो हम इस 3 चक्कर को निगलेक्ट कर देते हैं। इस तरह आपकी इंडेक्सिंग मूवमेंट जो बचते हैं वो बचते हैं 23/29 और माइनस 11/33 या 11/33 माइनस 23/29। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं वो मूवमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मूवमेंट को इस तरह रखेंगे, ये संख्या 23 बड़ी है इसलिए हम ये क्लॉकवाइज रखेंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको जो है एक बार देख सकते हैं चेक करके कि 87 भाग हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए क्या है कि 23/29 आपने किया और इसमें से 11/33 घटा दें तो हमें जो है संख्या 40/87 जो कि हमारा 40/n फार्मूला है मिल जाना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 957। अब इसमें जो है ऊपर ये आ जाएगा आपका 759 माइनस ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 319 इक्वल टू अब इसको हम कट करें 11, ठीक है 11 से कट कर दें तो ये आ जाएगा 40/40/87
जो कि हमारा फार्मूला सिंपल इंडेक्सिंग का है 40/n। देखिए मिल जा रहा है, n नंबर संख्या आ गई। इस तरह जो है हम ये कंपाउंड इंडेक्सिंग कर सकते हैं। लेकिन इस इंडेक्सिंग में एक प्रॉब्लम ये होती है कि बार बार क्रैंक को हमें 2 होल सर्किल में ले जाना होता है, जिसके कारण इसमें त्रुटि की संभावना बनी रहती है। इसलिए हम इस इंडेक्सिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इंडेक्सिंग हम आमतौर पर इस्तेमाल ना करके, जैसे हमने क्लॉकवाइज घुमाया और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो उसमें अगर बैकलेस हुई और बैकलेस आमतौर पर थोड़ी बहुत होती ही है, तो वो उतना अंतर आ जाएगा। इसलिए सही इंडेक्सिंग थोड़ी दिक्कत की है। इसलिए हम इन नंबर्स को डिवाइड करने के लिए एक अगली इंडेक्सिंग जो है डिफरेंशियल इंडेक्सिंग ये करते हैं। हाँ, आपके लिए जो है वर्क हम दे देते हैं। आप एक काम करिए, 51 भागों की इंडेक्सिंग, कंपाउंड इंडेक्सिंग करके दिखाइए। ये आपका होमवर्क है। और इसके बाद हम इसकी त्रुटि ना रहे, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको गियर सेट्स की जानकारी हो, क्योंकि इसमें हम चेंज गियर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया गया था कि जो सेंटर होता है इस पर और पीछे वर्म शाफ्ट जो होती है डिवाइडिंग हेड की, इन पर हम गियर लगाते हैं। तो आप अभी गियर सेट याद करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें।